शुरू करेंगे थोड़ा बहुत। आज जो महा हिमवंत पर्वत है उसके पिक्चर और वो पिक्चर से थोड़ी बहुत हम जानकारी आज ले लेंगे। तो आप देखिए, मैं भी आपको पिक्चर बता रही हूँ। ये है महा हिमवंत पर्वत और महा हिमवंत पर्वत पे रोहिता नदी, शब्दापाती वृत्त वैताड़ है। देखिए हिमवत क्षेत्र है, ये पर्वत था। जो हेमवत क्षेत्र है वो कहाँ है? जो हेमवत क्षेत्र है वो कहाँ है? जो हमने कल पद्मद्र देखा, बराबर देखिए, ये मेरा कर्सर घूम रहा है, ये पद्मद्र है और बराबर मध्य से गंगा नदी, सिंधु नदी और रोहिता नदी, 3 नदी निकल रही। और ये पद्मद्र के बाद वाला ये वैताड़ है पर्वत है, बराबर गोलाई में आपको दिख रहा हो तो इसको शब्दपाती वृत्त वैताड़ है बोला है। शब्दपाती, ये शब्दपाती वृत्त वैताड़ है जो गोलाई में है। बराबर उसके आसपास ये सारा जो काला काला आपको वृक्ष जैसा दिख रहा है, ये कल्प वृक्ष है। ये सभी कल्प वृक्ष है और इसी कल्प वृक्ष में ये शब्दपाती वैताड़ है, मध्य में है और आसपास हेमवत क्षेत्र है जहां हमेशा तीसरा आरा चलता है। हमेशा तीसरा, ये जगह पे हमेशा तीसरा आरा चलेगा। और उसके बाद जो पर्वत आएगा वो है महा हिमवंत पर्वत। आपको ये पर्वत जैसे ही हमने लघु हिमवंत देखा था, ऐसे ही महा हिमवंत, ये दोनों को एक कुछ आप साथ में देखोगे आपको बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा। देखो बराबर गोपूछ की तरह पीछे की जो है वो सारे 11 फुट ऊपर उठे हुए। इसके भी नाप और सब हम अभी चेक करेंगे। ये बहुत समझने जैसा है कि ये पर्वत, जैसे कि हमने ये पर्वत लघु हिमवंत पर्वत के लिए जाना था कि पर्वत तो 100 योजन ही है उसका बेस, जो ये कोने से ये कोने तक बिल्कुल बिछा हुआ, लेकिन उसके ऊपर जो कूट है, उसके ऊपर के जो कूट है वो 500 योजन के बोले गए थे। 500 योजन चौड़ा, 500 योजन ऊंचा। जब ये पर्वत का एरिया 1000 योजन है तो उसके कूट 500 योजन चौड़ा, 500 योजन ऊंचा बताया। अब हम आगे जाएंगे, जब हम महा हिमवंत पर्वत की बात करेंगे, इसकी चौड़ाई तो बहुत है, 4000 योजन है। तो बराबर 4000 योजन के चौड़ाई में आपको उससे आधा 2000 योजन, बराबर उससे आधा नाप मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर। आप वहां जो कूट होंगे वो सारे 2-2000 योजन ऊंचाई वाले होंगे। जो क्षेत्र, जो पर्वत है, बराबर उससे आधा नाप का ही वहां पे, जैसे कि 1000 योजन का लघु हिमवंत था तो उसके आधे नाप का 500 योजन का वहां पे द्रव है, द्रव बताया गया था। 1000 योजन की चौड़ाई हो तो बराबर दोनों तरफ के 500 छोड़ के बीच के 500 योजन, आगे यहाँ के 250 छोड़ दिए, यहाँ के 250 और बराबर मध्य के 500 योजन में पद्मद्र को बताया गया। इसी तरह से जैसे आप आगे जाओगे दूसरे द्रव वाले पर्वत, जितने उसका एरिया होगा ना, दोनों तरफ आपको उसका आधा आधा छोड़ देना है बस, और बराबर मध्य में वो भी द्रव मानना है। तो लघु हिमवंत पर्वत 1000 योजन का है तो पद्मद्र 500 योजन का था, आधा। अब आगे हम जाएंगे तब सबके द्रव की गिनती भी करेंगे और उसके शिखर की ऊंचाई की भी हम बात करेंगे, ठीक है। अभी ये आपने पढ़े कल्प वृक्ष है, ये सारे कल्प वृक्ष है जो यहाँ छोटे छोटे काले दिखाई दिए, वो सारे कल्प वृक्ष है और बराबर मध्य में है शब्दपाती वृत्त वैताड़ है पर्वत, ठीक है। तो अभी हम इसकी डिटेल में जाएंगे। हिमवंत और महा हिमवंत पर्वत के बीच सुरक्षित रूप से पर्यंकासन में रहा हुआ श्रेष्ठ और सुंदर हिमवंत नाम का क्षेत्र है। इस क्षेत्र का नाम ही है हिमवंत। ये बहुत ही श्रेष्ठ है, बिल्कुल सुंदर है और ये कल्प वृक्ष से बना हुआ और यहाँ पे युगलिक मनुष्य का वास है। हम आगे पढ़ेंगे।
इसके पूर्व और पश्चिम विभाग, दोनों विभाग लवण समुद्र से स्पर्शित होते हैं। ठीक है, इसके पूर्व में भी लवण बताया गया है और पश्चिम में भी लवण। हमारे तरह ही ये सारे क्षेत्रों में पूर्व में लवण और पश्चिम में लवण तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि पूरे जम्बूद्वीप के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर लवण है। तो जो क्षेत्र मध्य में है उसके पूर्व में भी लवण आएगा, पश्चिम में भी लवण आएगा। युगलिक मनुष्यों के आसन आदि हेम सुवर्ण के होने के कारण, अथवा इसके देव का नाम भी हेमवत है। अब इसके आसन भी सुवर्ण के, इसके ये पूरा पर्वत सुवर्ण से बना हुआ है, ये पूरा क्षेत्र सुवर्ण से, उसमें जो शब्दपाती वृत्त वैताड़े सारे यहाँ सुवर्ण का अधिपत्य ज्यादा है और यहाँ हेमवत नामक देव रहते हैं, इसलिए ये पर्वत, ये क्षेत्र का नाम हेमवत क्षेत्र है, हिमवंत कहा गया है। इस क्षेत्र की चौड़ाई 2105 योजन, ऐसे चौड़ाई ऐसे देखनी है हमको, ऐसे ये पर्वत बिल्कुल ऐसे चौड़ा है 2105 योजन और 5 कला का, और ये योजन प्रमाण खंडों से बना हुआ क्षेत्रफल इसका 6,72,53,145 योजन इसका क्षेत्रफल, 5 कला और ऊपर से 8वीं कला, इतना उसका क्षेत्रफल होता है। इस क्षेत्र के मध्य भाग में सर्वरत्नमय तथा प्याला मतलब कि कटोरे के समान वृत्त वैताड़े शोभायमान हो रहा है। बराबर मध्य में ऐसे प्याला जैसा वृत्त वैताड़े होता है जो बराबर मध्य में है। यहाँ इस वैताड़े का नाम है शब्दपाती और ये पर्वत 1000 योजन ऊंचा है। आप सोच सकते हो, बराबर मध्य में जो वैताड़े पर्वत है वो 1000 योजन ऊंचा। फिर 250 योजन पृथ्वी में गड़ा हुआ। ओहो, ये वैताड़े पर्वत 250 योजन पृथ्वी में गड़ा हुआ। आपने अभी आगे के जो लघु हिमवन क्षेत्र का जो पर्वत का नाप था, अभी मैं फिर से याद दिलाती हूँ। देखिए, वैताड़े पर्वत के तो सिर्फ 25 योजन ऊंचा, लेकिन उसके आगे जो लघु हिमवन क्षेत्र आया, हिमवन पर्वत, वहां पे 100 योजन ऊंचाई, लेकिन उसके ऊपर हमने 500 योजन का जो उसकी 11 कूट है, वो कूट की ऊंचाई 500 योजन थी, उसपे 62 योजन का प्रसाद ऊंचा था और उसके ऊपर शिखर था वो 36 योजन, मतलब कुल मिला के 600 योजन, नीचे के 100 ऊपर के 600, टोटल 700 योजन की ऊंचाई आ गई। तो जाहिर है कि ये पर्वत के बाद जो क्षेत्र का पर्वत आएगा वो इससे भी ज्यादा ऊंचा होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो? जो पर्वत आ रहा है, जैसे कि वैताड़े आया, उससे ज्यादा ऊंचा लघु हिमवन पर्वत आया, तो लघु हिमवन पर्वत की जो ऊंचाई थी उससे भी ज्यादा हेमवत क्षेत्र के वैताड़े पर्वत की ऊंचाई आएगी ही आएगी। तो यहाँ पे आपको 1000 योजन ऊंचाई क्षेत्र की मिल गई। 1000 योजन ये ऊंचा है और 250 योजन जमीन में गड़ा हुआ है। तो यहाँ से जमीन में 250 योजन तक की, जमीन के नीचे भी ऊंचाई आ गई, जमीन के नीचे की ऊंचाई भी 250 योजन आ गई। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे पर्वत ऊपर चढ़ रहा है। वैताड़े की 5 योजन ही जमीन में गाड़ा हुआ था, उसके बाद का पर्वत 20 योजन गाड़ा हुआ था, और वहां से लेके ये 2000 योजन के अंतर तक पहुंचते पहुंचते 250 योजन जमीन में गड़ा हुआ आ गया। तो अब आप ये सोच सकते हो कि जमीन में नीचे की जो गाड़ने का जो जगह है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही, उद्वेद बढ़ रहा है। ये 1000 योजन लंबा चौड़ा भी है, ऐसे लंबाई में भी 1000, चौड़ाई क्योंकि पूरा गोल है, हर जगह से आपको वो 1000 योजन मिलेगा, गोलाई में 1000 योजन, ऊंचाई में 1000 योजन।
जो हेमवत क्षेत्र है वो कहाँ है, जो हेमवत क्षेत्र है वो कहाँ है। जो हमने कल पद्मद्र देखा, बराबर देखिए मेरा कर्सर घूम रहा है, ये पद्मद्र है और बराबर मध्य से गंगा नदी, सिंधु नदी और रोहिता नदी, 3 नदी निकल रही। और ये पद्मद्र के बाद वाला ये वैताढ़ पर्वत है बराबर गोलाई में, आपको दिख रहा हो तो इसको शब्दपाती वृत्त वैताढ़ बोला है। शब्दपाती, ये शब्दपाती वृत्त वैताढ़ है जो गोलाई में है। बराबर उसके आसपास ये सारा जो काला 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 आपको वृक्ष जैसा दिख रहा है, ये कल्प वृक्ष है। ये सभी कल्प वृक्ष है और इसी कल्प वृक्ष में ये शब्दपाती वैताढ़ मध्य में है और आसपास हेमवत क्षेत्र है जहां हमेशा तीसरा आरा चलता है, हमेशा तीसरा, ये जगह पे हमेशा तीसरा आरा चलेगा। और उसके बाद जो पर्वत आएगा वो है महाहिमवान पर्वत। आपको ये पर्वत जैसे ही हमने लघु हिमवान देखा था, ऐसे ही महाहिमवान, ये दोनों को एक कुछ आप साथ में देखोगे आपको बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा। देखो बराबर गोपूछ की तरह पीछे की जो है वो सारे 11 कूट ऊपर उठे हुए, इसके भी नाप और सब हम अभी चेक करेंगे। ये बहुत समझने जैसा है कि ये पर्वत, जैसे कि हमने ये पर्वत लघु हिमवान पर्वत के लिए जाना था कि पर्वत तो 100 योजन ही है उसका बेस, जो ये कोने से ये कोने तक बिल्कुल बिछा हुआ, लेकिन उसके ऊपर जो कूट है, उसके ऊपर के जो कूट है वो 500 योजन के बोले गए थे। 500 योजन चौड़ा, 500 योजन ऊंचा। जब ये पर्वत का एरिया 1000 योजन है तो उसके कूट 500 योजन चौड़ा, 500 योजन ऊंचा बताया। अब हम आगे जाएंगे, जब हम महाहिमवान पर्वत की बात करेंगे, इसकी चौड़ाई तो बहुत है, 4000 योजन है। तो बराबर 4000 योजन के चौड़ाई में आपको उससे आधा 2000 योजन, बराबर उससे आधा नाप मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर। आप वहां जो कूट होंगे वो सारे 2-2000 योजन ऊंचाई वाले होंगे। जो क्षेत्र, जो पर्वत है बराबर उससे आधा नाप का ही वहां पे, जैसे कि 1000 योजन का लघु हिमवान था तो उसके आधे नाप का 500 योजन का वहां पे द्रव है, द्रव बताया गया था। 1000 योजन की चौड़ाई हो तो बराबर दोनों तरफ के 500 छोड़ के बीच के 500 योजन, आगे यहाँ के 250 छोड़ दिए, यहाँ के 250 और बराबर मध्य के 500 योजन में पद्मद्र को बताया गया। इसी तरह से जैसे आप आगे जाओगे दूसरे द्रव वाले पर्वत, जितने उसका एरिया होगा ना, दोनों तरफ आपको उसका आधा आधा छोड़ देना है बस, और बराबर मध्य में वो भी द्रव मानना है। तो लघु हिमवान पर्वत 1000 योजन का है तो पद्मद्र 500 योजन का था, आधा। अब आगे आगे हम जाएंगे तब सबके द्रव की गिनती भी करेंगे और उसके शिखर की ऊंचाई की भी हम बात करेंगे, ठीक है। अभी ये आपने पढ़े कल्प वृक्ष है, ये सारे कल्प वृक्ष है जो यहाँ छोटे छोटे काले दिखाई दिए, वो सारे कल्प वृक्ष है और बराबर मध्य में है शब्दपाती वृत्त वैताढ़ पर्वत, ठीक है। तो अभी हम इसकी डिटेल में जाएंगे। हिमवंत और महाहिमवंत पर्वत के बीच सुरक्षित रूप से पर्यंकासन में रहा हुआ श्रेष्ठ और सुंदर हिमवंत नाम का क्षेत्र है। इस क्षेत्र का नाम ही है हिमवंत। ये बहुत ही श्रेष्ठ है, बिल्कुल सुंदर है और ये कल्प वृक्ष से बना हुआ और यहाँ पे युगलिक मनुष्य का वास है। हम आगे पढ़ेंगे। इसके पूर्व और पश्चिम विभाग, दोनों विभाग लवण समुद्र से स्पर्शित होते हैं, ठीक है। इसके पूर्व में भी लवण बताया गया है और पश्चिम में भी लवण। हमारे तरह ही ये सारे क्षेत्रों में पूर्व में लवण और पश्चिम में लवण तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि पूरे जम्बूद्वीप के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर लवण है। तो जो क्षेत्र मध्य में है उसके पूर्व में भी लवण आएगा, पश्चिम में भी लवण आएगा,
युगलिक मनुष्यों के आसन आदि हेम सुवर्ण के होने के कारण, अथवा इसके देव का नाम भी हेमवत है, अब इसके आसन भी सुवर्ण के, इसके ये पूरा पर्वत सुवर्ण से बना हुआ है, ये पूरा क्षेत्र सुवर्ण से, उसमें जो शब्दपाती वृत्त वैताड़े सारे यहाँ सुवर्ण का अधिपत्य ज्यादा है और यहाँ हेमवत नामक देव रहते हैं, इसलिए ये पर्वत, ये क्षेत्र का नाम हेमवत क्षेत्र है, हिमवंत कहा गया है। इस क्षेत्र की चौड़ाई 2105 योजन, ऐसे चौड़ाई ऐसे देखनी है हमको, ऐसे ये पर्वत बिल्कुल ऐसे चौड़ा है 2105 योजन और 5 कला का, और ये योजन प्रमाण खंडों से बना हुआ क्षेत्रफल इसका 6,72,53,145 योजन इसका क्षेत्रफल, 5 कला और ऊपर से 8वीं कला, इतना उसका क्षेत्रफल होता है। इस क्षेत्र के मध्य भाग में सर्वरत्नमय तथा प्याला मतलब कि कटोरे के समान वृत्त वैताड़य शोभायमान हो रहा है। बराबर मध्य में ऐसे प्याला जैसा वृत्त वैताड़य होता है जो बराबर मध्य में है। यहाँ इस वैताड़य का नाम है शब्दपाती और ये पर्वत 1000 योजन ऊंचा है। आप सोच सकते हो, बराबर मध्य में जो वैताड़य पर्वत है वो 1000 योजन ऊंचा। फिर 250 योजन पृथ्वी में गड़ा हुआ। ओहो, ये वैताड़य पर्वत 250 योजन पृथ्वी में गड़ा हुआ। आपने अभी आगे के जो लघु हिमवन क्षेत्र का जो पर्वत का नाप था, अभी मैं फिर से याद दिलाती हूँ। देखिए, वैताड़य पर्वत के तो सिर्फ 25 योजन ऊंचा, लेकिन उसके आगे जो लघु हिमवन क्षेत्र आया, हिमवन पर्वत, वहां पे 100 योजन ऊंचाई, लेकिन उसके ऊपर हमने 500 योजन का जो उसकी 11 कूट है, वो कूट की ऊंचाई 500 योजन थी। उसपे 62 योजन का प्रसाद ऊंचा था और उसके ऊपर शिखर था वो 36 योजन, मतलब कुल मिला के 600 योजन। नीचे के 100, ऊपर के 600, टोटल 700 योजन की ऊंचाई आ गई। तो जाहिर है कि ये पर्वत के बाद जो क्षेत्र का पर्वत आएगा वो इससे भी ज्यादा ऊंचा होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो? जो पर्वत आ रहा है, जैसे कि वैताड़य आया, उससे ज्यादा ऊंचा लघु हिमवन पर्वत आया, तो लघु हिमवन पर्वत की जो ऊंचाई थी उससे भी ज्यादा हेमवत क्षेत्र के वैताड़य पर्वत की ऊंचाई आएगी ही आएगी। तो यहाँ पे आपको 1000 योजन ऊंचाई क्षेत्र की मिल गई। 1000 योजन ये ऊंचा है और 250 योजन जमीन में गड़ा हुआ है। तो यहाँ से जमीन में 250 योजन तक की, जमीन के नीचे भी ऊंचाई आ गई। जमीन के नीचे की ऊंचाई भी 250 योजन आ गई। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे पर्वत ऊपर चढ़ रहा है। वैताड़य की 5 योजन ही जमीन में गाड़ा हुआ था, उसके बाद का पर्वत 20 योजन गाड़ा हुआ था, और वहां से लेके ये 2000 योजन के अंतर तक पहुंचते पहुंचते 250 योजन जमीन में गड़ा हुआ आ गया। तो अब आप ये सोच सकते हो कि जमीन में नीचे की जो गाड़ने का जो जगह है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही, उद्वेद बढ़ रहा है। ये 1000 योजन लंबा चौड़ा भी है, ऐसे लंबाई में भी 1000, चौड़ाई क्योंकि पूरा गोल है, हर जगह से आपको वो 1000 योजन मिलेगा। गोलाई में 1000 योजन, ऊंचाई में 1000 योजन। 1 मिनट, हाँ। तो ये जो गोल है, इसीलिए इसकी ऊंचाई भी 1000 योजन, लंबाई भी 1000 योजन, चौड़ाई भी 1000, क्योंकि 1000 की गोलाई में है। गोल पर्वत चारों तरफ से वो बराबर ऐसा गोल बना हुआ प्याला है जो 1000 योजन लंबा चौड़ा ऊंचा है, 250 योजन जमीन में गड़ा हुआ है। आगे जाएंगे, इसका घेरावा 3162। घेरावा मतलब इसकी परिधि, जो भी 1000 की अगर कोई चीज होगी तो उसकी परिधि बिल्कुल 3 गुना हो जाएगी। तो 3 गुना परिधि वाला ये पर्वत आपको यहाँ मिला है, 3 गुना परिधि वाला, बराबर। आगे जाएंगे हम, बराबर इसके आसपास बहुत ही सुंदर पद्मवर वेदिका और वन खंड शोभित है इसके बराबर आसपास।
बराबर। और इसके ऊपर एक और प्रासाद है, महल है, मतलब ये 1000 योजन तो था ही, अब उसके ऊपर भी एक और प्रासाद महल, और स्वाभाविक ये महल 100 योजन से कम तो होने वाला नहीं। आगे जाएंगे। यहाँ स्वाति नाम के देव रहते हैं, स्वाति नाम के, और इसकी आयु, ये देव की आयु 1 पल्योपम आयु है। इसकी राजधानी भी बाकी के सभी राजधानी की देवों की राजधानी की तरह हमें जाननी चाहिए। यहाँ का जो देव है उसका नाम है स्वाति, 1 पल्योपम आयु है उसकी राजधानी भी अन्य की तरह ही 12,000 योजन दूर जम्बू द्वीप में हमें समझना है। 12,000 योजन दूर जाने के बाद एक और जम्बू द्वीप, जम्बूवराव भास द्वीप और जम्बूवराव भास समुद्र, ये सारी चीज आपको आगे मिलेगी। ठीक है, तो ये द्वीप के अंदर ही सभी की राजधानियां होती। आगे जाएंगे। ये वैताडे पर्वत ने हिमवंत क्षेत्र को 2 विभागों में विभाजित कर दिया है, क्योंकि अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो हिमवंत क्षेत्र है वो 2000 योजन का है और बराबर मध्य में 500 योजन का 1000 योजन का वैताडे आ गया, तो 500 योजन इस तरफ निकल गए, 500 योजन इस तरफ निकल गए, बराबर समझ में आ गया। 2105 योजन का ये वैताडे, ये क्षेत्र है, बराबर मध्य में 1000 योजन का गोल पर्वत आ गया, तो इस तरफ 1000 योजन छूट गया, 500 योजन छूट गया, इस तरफ 500 योजन छूट गया। तो आप कोई भी क्षेत्र में बराबर मध्य में जो भी क्षेत्र होगा उससे आधा, या पर्वत हो या कुछ भी हो, बराबर उससे आधा आप पाओगे ही पाओगे। ठीक है, आगे जाएंगे। एक भाग पूर्व हेमवंत क्षेत्र है, दूसरा भाग पश्चिम हेमवंत क्षेत्र। एक भाग पूर्व हिमवंत क्षेत्र है, दूसरा पश्चिम हिमवंत क्षेत्र। 500-500 योजन के ही है, लेकिन है। अब जैसे ही 2 पुत्र वधु आके अगर घर को बांट देती है ना, जैसे 2 बहू आ गई तो घर को अगर बंटवारा करो तो बराबर 2 विभाग हो जाए, इसी तरह से रोहिता और रोहिताशा नदी की नाम की दोनों नदियां बराबर उत्तरार्ध और दक्षिणार्ध ने ऐसे 2 विभाग ये 2 नदियों ने बना दिए। देखिए, ये जो बराबर मध्य से जो शब्द पाती पर्वत है बराबर मध्य में, वहां से 2 नदियां निकलेगी, एक जाएगी उत्तर में, दूसरी जाएगी दक्षिण में। यहाँ 3 नदी नहीं निकल रही है, यहाँ 3 नदी नहीं निकल रही, यहाँ सिर्फ 2 नदी निकल रही। तो 2 नदी निकलेगी, एक जाएगी उत्तर में, एक जाएगी दक्षिण में। एक नदी का नाम है रोहिताशा, दूसरी नदी का नाम है रोहिता। बेटा आवाज वगैरह रहवा दे, कई बात नहीं। ठीक है, तो रोहिता और रोहिताशा नाम की दोनों नदियों ने ये हेमवंत क्षेत्र को बराबर 2 विभाग में बांट दिया है, दक्षिणार्ध हेमवंत क्षेत्र, उत्तरार्ध हेमवंत क्षेत्र। इसमें आपके जो उत्तरार्ध हेमवंत क्षेत्र है उसका एरिया आपको 500 योजन ही समझना है, और दक्षिणार्ध हेमवंत क्षेत्र है उसका 500 योजन, क्योंकि बराबर बीच में तो 1000 योजन का पर्वत आ गया है और 1000 चौड़ा है, चौड़ाई तक उतना है, बाकी पूरा क्षेत्र दोनों एक ही कॉमन हो जाएगा, लेकिन वहां तक ये जरूर 500 योजन का हमको जानना है। आगे जाएंगे। इसके 4 विभाग बने और ये क्षेत्र के अंदर 56,002 नदियां हैं। 2 मुख्य नदी, ध्यान दीजिएगा, 2 मुख्य नदी रोहिता, रोहिताशा, और अब इसके 4 विभाग हो गए, तो एक एक नदी के कितने विभाग हुए? रोहिता नदी के 28,000 अन्य नदियों का परिवार और रोहिताशा नदी का 28,000 अन्य नदियों का परिवार। 28,000 इसका, 28,000 इसका, दोनों मिलके 56,000 नदी हेमवंत क्षेत्र में है। 28,000 रोहिता नदी के परिवार और 28,000 रोहिताशा नदी का परिवार। इस क्षेत्र का ऐसा प्रभाव है कि यहाँ इसकी धरती शक्कर से भी मीठी। ये युगली क्षेत्र है, यहाँ खेती वेती तो होती नहीं, लेकिन इसकी धरती का जो स्वाद है वो बिल्कुल शक्कर से भी
ज्यादा मीठा स्वाद। ये उसका प्रभाव है, क्योंकि यहाँ पे जैसा आरा है वैसा हमेशा रहता है, यहाँ कुछ नहीं बदलता। कोई भी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी यहाँ नहीं मिलेगी, और आरा भी वही तीसरा आरा जैसा ही, कभी पहला भी मिल गया कभी दूसरा मिल गया, ऐसा यहाँ कभी नहीं होता है। यहाँ सिर्फ तीसरा आरा रहता। तीसरा आरा मतलब 500 धनुष की काया, बिल्कुल वैसा जैसे आदेश्वर भगवान के वक्त पे था। ठीक है, आगे भी मैं पढ़ूंगी, फिर हम इसका पिक्चर एक बार फिर से देखेंगे। ये क्षेत्र का ऐसा प्रभाव है कि यहाँ के फल, कल्प वृक्ष के पुष्प, पत्र आदि फल, ये सब चक्रवर्ती के भोजन से भी अधिक स्वादिष्ट। स्वादिष्ट मतलब पुष्टिकारक। चक्रवर्ती का भोजन बहुत ही पुष्टिकारक होता है। उसका भी कभी आएगा वक्तव्यता, तब हम जानेंगे। लेकिन यहाँ का भोजन चक्रवर्ती के भोजन से भी ज्यादा पुष्टिकारक है। यही कारण है कि यहाँ के युगलिकों को कभी भी बीमारी नहीं आती, वो कभी बीमार नहीं होते, कभी रोग नहीं आता है, और ना ही कि कोई किसी प्रकार का उपद्रव होता है। आगे मैं पढ़ूंगी। वहां के युगलिया लोगों को भी जैसे कि जू, खटमल, मक्खी, मच्छर, सांप, डंस आदि कोई भी प्रकार के जीवों से दुख नहीं मिलता। होते सब है वहां, होते सब है वहां, सांप भी मिलेंगे, बिच्छू भी मिलेंगे, लेकिन उनका स्वभाव ही ऐसा होगा जो किसी को भी डंक नहीं मारे। और यही मिट्टी और उसकी खुशबू और उसके खाने से ही उनका पेट भर जाए, कल्प वृक्ष के खाने से। वहां क्या सांप भी, वहां रहने वाले सांप अजगर भी किसी भी प्राणी को नहीं मारते, ऐसे भद्र हो जाते, ऐसे भद्र। उसके बाद आगे जानेंगे। यहाँ भूत, प्रेत, यक्ष, रोग कोई उपद्रव नहीं, यक्ष का भी नहीं, प्रेत का भी नहीं, भूत का भी नहीं। और यहाँ तक कि यहाँ के वाघ, सिंह, हिंसक पशु भी अहिंसक। यहाँ वाघ भी बकरी का शिकार नहीं करता है, मांसाहार नहीं खाता है, वो भी बिल्कुल यही फल फूल कल्प वृक्ष के खा लिए और स्वादिष्ट और तंदुरुस्त वो हो गया। क्योंकि ये बिल्कुल अहिंसक है, इसलिए किसी भी प्राणी का वध नहीं करते। और वे भी युगलिक ही है, मतलब यहाँ के जो तिर्यंश है वो भी मरने के बाद सीधे स्वर्ग में जाएंगे, देवलोक में जाएंगे। यहाँ के कोई भी जीव मरने के बाद, मनुष्य हो या तिर्यंश हो, मरने के बाद ये सीधे देवलोक में ही जाते हैं, नियमा देवलोक में जाते। यहाँ अनाज भी बहुत उत्पन्न होता है, लेकिन मनुष्य उसका उपयोग नहीं कर सकता। वहां तो जो भी ऐसे तुअर का दाना जितना जो भी फल हुआ वो खा लिया बस, या दाना हुआ, अनाज का दाना ही खा के पेट भर लेते। गेहूं का इतना छोटा सा एक दाना खा लिया, पेट भर गया। यहाँ के मनुष्य 1 कोश ऊंचाई वाले, यहाँ उत्कृष्ट आयु 1 पल्योपम, 1 कोश जितनी ऊंचाई है उससे ज्यादा नहीं, 1 कोश का यहाँ के मनुष्य ऊंचे। यहाँ के आयुष्य है उत्कृष्ट 1 पल्योपम, और जघन्य पल्योपम में कुछ कम आयुष्य, 1 पल्योपम से थोड़ा सा जघन्य, थोड़ा कम। देह की सुंदर आकृति धरने वाला, मतलब इनका शरीर बहुत ही सुंदर आकृति वाला है, बहुत ही सुंदर। फिर 64 पसलियां है, इनकी पसलियां 64। हमारे जो पसली का जो हाड़ पिंजर होता है ना, अंदर पसलियां के बीच में अंदर हृदय और सब होता है, तो ये जो हाड़ है, जो पिंजर है, हमारे मुश्किल से कुछ 8 या ऐसी पसली होगी, 8 ही होगी, 8 इस तरफ 8 इस तरफ, ऐसे ज्यादा से ज्यादा 16 होगी, लेकिन इनकी पसलियां 64 है। आप सोच सकते हो कि एक तरफ सीधी 32 पसलियां हो गई, एक तरफ 32 दूसरी तरफ 32। इनकी हाइट ज्यादा है ना, तो पसलियां भी ज्यादा ही होगी, छाती का भाग ही ज्यादा होगा, नेचुरल है। बस ऐसा नहीं है कि शरीर इतना छोटा और पसली ज्यादा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मानना है। इनकी हाइट ज्यादा है, हाइट ज्यादा है मतलब कि ये जो शरीर है उनका जैसे आ गया 1 कोस की ऊंचाई। अब 1 कोस की ऊंचाई हो गई तो 500 धनुष से 1000 धनुष के बीच में इसकी ऊंचाई हो गई। इतना ज्यादा ऊंचा शरीर होगा तो नेचुरली है ना कि उनकी पसलियां ज्यादा ही जगह लेगी, उनके छाती का भाग, कमर तक का भाग ज्यादा लंबा होगा,
इसलिए इनकी पसलियां 64 है। अपनी संतान का वो 89 दिन 79 दिन 69 दिन 79 दिन तक अब उनके मरने से 69 दिन पहले ये जोड़ा एक युगल बच्चे को जन्म देता है। इनके बीच बीच में कभी बच्चे नहीं होते, ध्यान दीजिएगा। बीच में कभी भी ऐसे बच्चे हो गए, दूसरी बार बच्चे हो गए, कभी भी बच्चे हो गए, ऐसा नहीं होता है। इनका बच्चों का जन्म होने का समय बराबर कुछ 79 दिन, अपने उनकी आयु खत्म होने से 79 दिन पहले ही ये एक युगल बच्चे को जन्म देते हैं। 79 दिन तक उनकी परवरिश भी करते हैं और उतनी परवरिश करने के बाद, लालन पालन करने के बाद एक एक दिन ये 79 दिन के बाद ये युगल जोड़ा मर जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती। जैसे खांसी आई, जम्हाई आई, बगासा आया और मर गए, ऐसे ही ये मर जाते हैं। इनको मरने में कोई रोग या कोई तकलीफ भी नहीं होती, तकलीफ बिल्कुल नहीं होती है। इसीलिए ये नियमात देवलोक में जाने वाले ये बराबर एकांत एक एक दिन छोड़ के आंवला जितना आहार करते हैं। आंवला जितना, हमारे जो आंवला होता है ना, आंवला का मुरब्बा बनता है इतना बड़ा, उतने जितना वो एक दिन छोड़ के आंवले का आहार करते हैं। आज किया, एक दिन छोड़ के फिर किया, उससे ही उनका पेट भर जाता है। और ये फल भी बहुत पौष्टिक होता है, कल्पवृक्ष का है, तो ये बहुत ही पौष्टिक है, तो इनको ज्यादा खाने की या उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। सुंदर वस्त्रधारी है, उनके अपने आप वस्त्र बने हुए पहने हुए हैं, वो वही वल्कल जैसे ही वस्त्र होते हैं, लेकिन वो वस्त्र के साथ नहीं। सेव्य सेवक भाव से रहित, कोई नौकर नहीं, कुछ नहीं, कोई चाकर नहीं, ना उनका कोई बॉस, बस खुद ही युगल की तरह जन्म लेना। जोड़ा लेगा जन्म, जोड़ा घूमेगा, जोड़ा जोड़ा ही घूमेगा, एक घर में रहेगा और उसी जोड़े से ही एक और जोड़े का जन्म, मतलब ये जन्मते हैं जुड़वा, पर ये भाई बहन के रूप में नहीं रहते, ठीक है, ये भाई बहन के रूप में नहीं रहते, बड़े विलक्षण है, ये बुद्धिजीवी है। बेटा जरा दरवाजा था तो बंद कर देना। यहाँ के हाँ मनुष्य का तो हो गया। अब यहाँ सुवर्ण, मणि, रत्न आदि के ऊपर इन व्यक्तियों का बिल्कुल भी ममत्व नहीं होता है। इनका ममत्व भाव ये सब चीजों से निकल चुका है। इनको सुवर्ण का ये की इच्छा नहीं है, इनको सुवर्ण, रत्न, मणि किसी की भी लालच नहीं होती। हाथी, घोड़े सब है, लेकिन उनको सवारी करने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि ये पूरे ऐसे, इनको ऐसा बोला जाता है जैसे कि रोबोट कैसा होता है, ऐसे ही बिल्कुल धीमी गति से चलने वाले, इनको इनका नाम भी आएगा ऐसे ही, धीमी गति से चलने, पैदल चलने वाले, पादचारी, ऐसे ये युगलिक होते हैं। और हाथी घोड़े उनकी सवारी ये कभी नहीं करते हैं, कहीं भी जाना है वो पैरों से चल के ही जाते हैं। पशु प्राणी होने पर भी वो उनका उपयोग नहीं करते, हमेशा पादचारी, पैदल चलने वाले, और अंत में मर के नियमा देवलोक गमन करने वाले होते हैं। मरने के बाद ये नियमा देवलोक में जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। आपको में से कोई किसी को कि इसमें कोई प्रश्न है तो मैं आगे का नेक्स्ट पेज खोल रही हूं, नहीं तो कोई प्रश्न है तो बोलिएगा प्लीज। आया है उसमें ये सारा जो महाहिमवंत पर्वत है उसके बाद वाला, क्योंकि ये क्षेत्र तो इसके पीछे चला जाएगा, दब जाएगा, क्षेत्र तो बिल्कुल छोटा और नीचे चला जाएगा। लेकिन जो दो पर्वत है, जो लघु हिमवंत पर्वत और महाहिमवंत पर्वत, वो दोनों के बीच में ये क्षेत्र चला गया। तो जैसे ही हमने पहले लघु हिमवंत पर्वत के मामले में जो पूरी डिटेल जानी थी, बिल्कुल ऐसे ही अभी महाहिमवंत पर्वत की डिटेल को हम जानेंगे। देखो यहाँ लिखा है, ये सिद्धायतन है कूट, ये महाहिमवंत कूट, ये हेमवत कूट, रोहित कूट, फिर है महाहिमवंत पर्वत, उसके बाद है ये महापद्म द्रह, यहाँ से भी द्रह निकलेगा। ये महाहिमवंत पर्वत है तो पर्वत से तो हर एक पर्वत से द्रह को निकलना ही निकलना है। ये है रीमकूट, रीम देवी का कूट, ये हरिकांत कूट, ये हरिवर्ष कूट,
और ये वैडूर्यकुट, और बराबर उसके ये आपको ये 11 पर्वत बराबर इसके कुछ जगह छोड़ के मिलेंगे। 4 कूट इस तरफ है, बाकी के 4 कूट इस तरफ है, और बराबर मध्य में आपको ये द्र दिखाई देगा, महापद्मद्र दिख रहा है ना। बराबर मध्य में ये महापद्मद्र है, और 4 कूट इस तरफ है और 4 कूट इस तरफ पूर्व में है। 4 कूट द्र से पूर्व में और द्र से पश्चिम में। ठीक है, आइए पूरा अभी पिक्चर देख लीजिए, फिर हम उसकी डिटेल में अभी हम जाएंगे। बिल्कुल ये कोने से ये कोने तक ये भी महाहिमवान पर्वत है। हिमवान, लघु हिमवान पर्वत जो हमें 700 योजन ऊंचा मिला, तो महाहिमवान पर्वत तो उसे भी ज्यादा ही मिलने वाला है, सीधी बात। इसलिए इसका नाम भी महाहिमवान पर्वत। चलो आगे जाएंगे। पूर्व में बताए हेमवत क्षेत्र के उत्तर दिशा में आगे बढ़ने के बाद सर्वरत्नमय और 200 योजन ऊंचा, कितना 200 योजन ऊंचा महाहिमवत नामक विशाल पर्वत आया हुआ है। ये पर्वत 50 योजन पृथ्वी के अंदर, ये जो पर्वत है उसका नीचे का जो भाग है वो 50 योजन पृथ्वी के अंदर गड़ा हुआ है, तथा मानो कि ये पूर्व और पश्चिम समुद्र के अंतर को नापता है। मतलब ये पूर्व से लेके पश्चिम तक लंबे से वो जुड़ा हुआ है, ये दोनों तरफ समुद्र को स्पर्श कर रहा है। और इसकी चौड़ाई, मतलब ऐसी चौड़ाई, लंबाई तो आ गई ये कोने से लेके ये कोने तक, मतलब लंबा पूर्व से लेके पश्चिम या पूर्व लवण से लेके पश्चिम लवण तक बिल्कुल ये लंबा हो गया। पर उसकी जो चौड़ाई है ना, पौड़ाई, पर्वत की चौड़ाई वो है 4210 योजन और 10 कला अधिक। मतलब कि ये पर्वत अब आपको धीरे धीरे आगे बढ़ता बढ़ता 4000 योजन तक की चौड़ाई वाला हो गया। देखो फिर से मैं सभी पर्वत को याद दिला रही हूँ। भरत क्षेत्र है वो 500 योजन चौड़ा, ऐसे चौड़ा। उसके बाद आया लघु हिमवान पर्वत, वो 1000 योजन चौड़ा, उससे दुगुना। उसके बाद का जो हेमवत क्षेत्र आपने पढ़ा वो 1000 का डबल 2000 योजन चौड़ा, 2110 योजन। अब ये इसके बाद का जो हिमवान महाहिमवान पर्वत है वो उससे भी दुगुना, मतलब ये 4200 योजन चौड़ा। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे हर एक चीज आपको जो नाप की है उससे दुगुनी दुगुनी मिल रही है, डबल डबल। आगे 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 ये आपको दुगुनी दुगुनी मिल रही है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? अमिता, ख्याति, ठीक है, ठीक। हाँ समझा। हाँ 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 जरूर। अब ये जो पर्वत है बराबर उसके मध्य में ये जो पर्वत है, सारे पर्वत आपको बिल्कुल एक जैसे ही समझने हैं। पद्मद्र में भी आपने ये जाना कि जो एरिया था 1000 और द्र था बराबर 500, तो इस तरफ 250 छोड़ दिया, 250 छोड़ के बराबर 500, उससे आधा, जितना पर्वत है उससे आधा द्र है बराबर। उसके बाद वाला जो पर्वत था वो आया 2000 योजन चौड़ा क्षेत्र था, अब आया 4000 योजन चौड़ा द्र। तो जो 4000 योजन चौड़ा जो द्र आया है, पर्वत आया है, तो बराबर उसमें जो द्र आएगा उससे आधा 2000 योजन का द्र आएगा ही आएगा। ये समझ में आ गया? हर एक पर्वत अपने ऊपर जो पर्वत की चौड़ाई है उससे बराबर आधा द्र लेकर ही बैठा है। ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। ये आपको आगे आगे अगर नीलवान पर्वत पे भी जाओगे ना, निषद नीलवान पर्वत, वो 16000 योजन चौड़ा है, तो वहां पे जो द्र होगा ना उससे आधा 8000 योजन चौड़ा मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। इसी से हमें समझ में आ रहा है कि हर एक चीज बिल्कुल ज्योमेट्रिकली बराबर चौगुनी चौगुनी चौगुनी, दुगुनी तो दुगुनी, चौगुनी तो चौगुनी, बिल्कुल नाप से बढ़ रही है, बिल्कुल नाप से बढ़ रही है।
कोई ये नहीं कह सकता कि कोने में ये बहुत छोटी बढ़ रही है और बीच में बहुत ज्यादा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कहीं से भी नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे जाएंगे हम। ये पर्वत के ऊपर 200 योजन ऊंचा है। ये पर्वत 200 योजन ही ऊंचा है और 50 योजन ही जमीन में गड़ा हुआ है, लेकिन ये 200 के ऊपर के जो शिखर होंगे ना, वो हम जानेंगे कितना ऊंचा है। ये महाहिमवंत नामक विशाल पर्वत है। ये पर्वत 50 योजन पृथ्वी के अंदर और 4210 योजन चौड़ा है। इसके ऊपर 8 कूट बताए गए हैं। कितने कूट है? 8 कूट। सिद्धायतन कूट, 4 कूट पूर्व में, 4 पश्चिम में, आपने पिक्चर देख लिया है। सिद्धायतन कूट, दूसरा महाहिमवंत कूट, तीसरा हेमवत कूट, चौथा रोहित कूट, 5वां है रीम कूट, 6ठा है हरिकांत कूट, 7वां है हरिवर्ष कूट, 8वां है वैडूर्य कूट। इस पर्वत की पूर्व पश्चिम लंबी श्रेणी की स्थिति ही मान, प्रमाण और कूट के शाश्वत मंदिर, प्रसादों का स्वरूप, कूट पर देव देवी के प्रसाद, उसकी राजधानी, ये सारा पहले की तरह समझना है। यहाँ और ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, यही बताएंगे कि जो जो पहले की ऊंचाई के कूट है, जिसके उसके ऊपर, जैसे कि हमें ये समझना है कि वहां पे 100 योजन का जो कूट था हाइट में, सबसे पहला लघु हिमवंत पर्वत, 100 योजन का जो पर्वत था, उसके ऊपर 500 योजन ऊंचे शिखर थे। तो ये 200 योजन है, तो इसके ऊपर 1000 योजन के शिखर आ जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? पहले 500 योजन का 100 योजन का पर्वत था, तो उसके ऊपर 500 योजन के कूट आ गए, शिखर, और उसके बाद उसके ऊपर मंदिर और ये सब प्रासाद और सब आ गए। तो ये 200 योजन का पर्वत है हाइट में, तो ऊपर 1000 योजन बराबर, ये भी दुगुना हो जाए, ये भी 1000 योजन का एक उसके सारे कूट 1000 योजन के हो जाए। वैसे भी शब्द पाती कूट तो आपने देखा ही देखा, शब्द पाती वृत्त वेटाट है, 1000 योजन का तो ऊंचा है ही, इससे तो ये ऊंचा ही जाने वाला है, इससे तो छोटी हाइट में ये आएगा नहीं। तो अभी पर्वत के 200 योजन जोड़ो, उसके ऊपर 1000 योजन के कूट देखो, तो 1200 योजन ऊंचे हो गए। तो ये शब्द पाठी 1000 योजन ऊंचा है, तो इससे ये 1200 योजन ऊंचा है, तो उससे तो ज्यादा ही जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ या ना? हाँ, तो आपको ये ऐसे ही समझना है कि 100 योजन वाले पहाड़ के ऊपर के कूट 500 योजन के थे, तो ये 200 योजन पहाड़ वाले के ऊपर के कूट 1000 योजन के मिले। तो 200 और 500 1000 1200 योजन की हाइट हो गई। अब इसके ऊपर जो शिखर और जो 63 और 36 योजन के मिलके, 64 और 36 योजन के मिलके 100 योजन का जो भवन था, यहाँ यही भवन 200 योजन का मिलेगा। वहां पे जो 100 योजन का भवन था, वो यहाँ 200 योजन का मिलेगा। तो कुल मिला के 200 योजन नीचे का पहाड़, 1000 योजन का कूट, 1200 और उसके ऊपर 200 योजन के भवन और शिखर मिला के कुल कितने हुए? 1400 योजन ऊंचाई हो गई। ये 1400 योजन ऊंचाई में महाहिमवंत पर्वत आया है, और जो उसके बराबर मध्य का जो एरिया है महापद्मद्र, अब उसकी बात होगी महापद्मद्र की। बराबर इसके मध्य में महापद्म नामक सरोवर है, द्र है, जो 2000 योजन लंबा है। लंबाई में 2000, चौड़ाई में 1000। एरिया, पर्वत का एरिया है 4200 और उसमें 1000 योजन चौड़ा द्र आया। ये 4200 में ये द्र 1000 योजन चौड़ा है। तो अगर ये 1000 आया है, तो दोनों तरफ के 2000 योजन जगह छोड़, मतलब 1500 योजन छोड़ के बराबर मध्य में ये 1000 योजन चौड़ा हुआ। 10 योजन गहरा है। इसके बीच में एक सुंदर कमल है। इस कमल के आसपास अन्य कमल के 6 वलय। आप जैसे ही
पद्मद्रव में कमलों का आपको पूरा वलय मिला था, ऐसे ही यहाँ ये भी महापद्म है तो यहाँ भी पद्म का ही पूरा कवर हुआ एरिया आपको मिलेगा। एक मुख्य कमल के आसपास अन्य 6 प्रकार के वलय, जैसे वहां थे बिल्कुल वैसे ही जो पद्मद्रव थे बिल्कुल वैसे ही, ये मध्य में एक कमल, उसके आज बाजू में पूरी एक कमल की पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी, पांचवी और छठी 6 लाइन। जो मध्य में जो कमल है उससे दुगुना दूसरे अन्य सभी कमलों की चौड़ाई भी मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों में पद्मद्रव में थी और इसमें दोनों में समानता है, बस सिर्फ ऊंचाई और जो है कमल की वो थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। आगे जाएंगे, विशेष खास करके सरोवरों में भी ये बात, आगे के सरोवरों में भी यही बात समझ लेनी। एक ये तरीका बताया है कि आपको आगे आगे भी जो जो सरोवर आएंगे बिल्कुल इसी तरह ही आपको उसको समझना चाहिए। मूल कमल में जैसे पहले पूर्वोक्त श्रीदेवी का भवन था, मूल कमल में पद्मद्रव में श्रीदेवी का भवन था, बिल्कुल इसी तरह महापद्मद्रव के मूल कमल में रीम देवी का भवन है। यहाँ पे रीम देवी रहती है। कौन सी देवी? रीम देवी रहती है। तो यहाँ रीम देवी का भवन है। तो ये भवन भी ऐसे ही जैसे वो भवन 100 योजन लंबा चौड़ा था, ये 200 योजन लंबा चौड़ा आएगा। अब यहाँ ये महापद्म सरोवर के दक्षिण दिशा के तोरण द्वार से रोहिता नामक नदी निकलकर दक्षिण में बह रही है और वो नदी 1605 योजन तक पर्वत के ऊपर आगे बह के फिर कुएं में, जैसे ही हम किसी एक रस्सी को गिराते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही धोध के रूप में ये नीचे गिर के हेमवत क्षेत्र को 2 विभाग में बांट के हेमवत क्षेत्र में गिरती है। या ये पर्वत से जो दक्षिण के भाग में नदी गिरेगी ना, वो हेमवत में गिरेगी, और उत्तर में जो गिरेगी वो आगे हरिवंश क्षेत्र में गिरेगी। समझ में आया? हेमवत क्षेत्र में 2 नदी आती है, एक नदी आती है लघु हिमवत पर्वत से और दूसरी आती है महाहिमवत पर्वत, क्योंकि ये दोनों के बीच में हेमवत क्षेत्र है। तो यहाँ से एक नदी वापस पीछे की तरफ हेमवत क्षेत्र में गिरेगी और दूसरी नदी आगे के हरिवंश क्षेत्र में गिरेगी। ऐसे ही हरेक पर्वत से 2 नदी निकलेगी, एक नदी उसके पीछे वाले क्षेत्र में, एक नदी उसके आगे वाले क्षेत्र में। बराबर? तो ये नदी 1605 योजन पर्वत के साइड में जाएगी, दौड़ेगी, वहां से वो नीचे गिरेगी और वहां से 28,000 नदियां, अब गिरने के बाद उसके फाटे कितने होंगे? 28,000 नदी के वहां गिरने के बाद उसके पट्टे कितने बनेंगे? धोध के रूप में गिरेगी। अब गिरने के बाद तो उसके प्रवाह बढ़ जाएगा ना, बहुत बढ़ जाएगा। जब वो द्रव से निकलती है तब उसका एक ही प्रवाह है, लेकिन नदी अगर पर्वत से नीचे गिरे और फिर पानी बहना शुरू हो जाए तो उसके बहुत सारे फाटे हो जाएंगे। तो यहाँ से ये रोहिता नदी का 28,000 फाटा बताया है। कितना फाटा है? रोहिता और रोहिताशा नदी 28,000 नदी फाटे बन जाएंगे और सीधे वहां से वो पूर्व की तरह बहती हुई और एक नदी पश्चिम की तरह बहती हुई दोनों तरफ क्षेत्र के पूर्व पश्चिम ऐसे ही बहेगी और दोनों तरफ से वो अंतिम लवण समुद्र से जाके मिल जाएगी। और ये नदी का यहाँ से नीचे गिरने से लेके लवण से मिलने तक 28,000 फाटे बन चुके, 28,000 नदियों का परिवार बन गया। समझ में आ रहा है? बताओ। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, बस। तो इसके भी 28,000 परिवार। और यहाँ देवी कौन है? रीम देवी। नदियों का नाम क्या है? रोहिता, रोहिताशा।
ठीक है। तो एक है इस तरफ आ रही है, हेमवत क्षेत्र में गिर रही है, और दूसरी आगे हरिवर्ष क्षेत्र में गिर रही। एक हेमवत क्षेत्र के शब्दापाती वृत्त वैतढ़ की पास आ रही, और दूसरी हरिवर्ष क्षेत्र के विकटापाती, वहां का जो वैतढ़ होगा वहां तक जाती, और फिर जाने के बाद वो सीधी साइड से निकल के लवण में मिल जाती। कितना बढ़िया ये बनाया है, आप ये सोचो क्षेत्रों का। इसी तरह महापद्म सरोवर के, अब उत्तर की बात करेंगे। ये तो दक्षिण की नदी आ गई रोहिताशा। अब ये जो पद्मद्र है उसके पीछे दक्षिण की नदी जान ली, अब आप उत्तर की बात करो। उत्तर में कौन सी नदी है? उत्तर की नदी की बात की है हरिकांता नदी। यहाँ हरिकांता नदी है जो उत्तर की तरफ गिर रही है। उत्तर में आगे दूसरा क्षेत्र आ गया, वो आ गया हरिवर्ष क्षेत्र। हरिवर्ष क्षेत्र है इसलिए नदी का नाम भी हरिकांता नदी। तो वो वहां जाके गिरेगी, वहां और 28,000 नदियों का परिवार बनाएगी, और वो वापस जाके लवण समुद्र में जाके पूर्व लवण में, पूर्व तरफ जाके लवण समुद्र में मिल जाएगी। समझ में आया? उत्तर से जो नदी निकलेगी वो पूर्व में मिलेगी, दक्षिण से जो नदी निकलेगी वो पश्चिम से मिलेगी। उत्तर से जो नदी निकलेगी वो पूर्व लवण में जाकर मिलेगी, दक्षिण दिशा से जो नदी निकलेगी वो पश्चिम लवण में जाके मिलेगी। तो हरिकांता नदी का यहाँ वर्णन किया है। हरिकांता वो बिल्कुल पर्वत के उत्तर की तरफ जहाँ गिरती है ना नीचे, वहां पे वो कुंड बन जाता है। कोई भी नदी ऊपर से प्रवाह से धोध से गिरेगी, ये तो 2000 योजन ऊपर से गिर रही है, तो नेचुरली है कि नीचे खड्डा तो बनेगा ही, कुंड बन जाएगा। तो वो कुंड का नाम भी क्या है? हरिप्रपात कुंड। हरिकांता नदी हरिप्रपात कुंड में गिरेगी, रोहिता नदी रोहित प्रपात कुंड में गिरेगी, रोहिताशा नदी रोहिताशा प्रपात कुंड में गिरेगी। जो नदी है उसी नाम का वो कुंड भी जाना जाएगा। जैसे गंगा का गंगा प्रपात कुंड था, सिंधु का सिंधु प्रपात कुंड था, बराबर ऐसे ही जाके वो बहेगी। तो पर्वत पर उत्तर की तरफ बहती नदी हरिकांता प्रपात कुंड में विशाल धारा के रूप में गिरती है। वहां भी उस कुंड के उत्तर तोरण द्वार से वो पुनः निकलकर उत्तर की तरफ बहती है, और 28,000 नदियों का वहां पर मार्ग में उसको मिलन हो जाता है, क्योंकि उसका कुंड में से बनने के बाद एक धोध बहेगा, लेकिन बाकी के धोध का तो 28,000 का परिवार बनेगा ही बनेगा। तो 28,000 नदियां आकर उसको मिलती है। उन सभी नदियों का परिवार गंधापाती वैताढ़ है। वहां कौन सा वैताढ़ पर्वत है? गंधापाती। हरिवंश क्षेत्र में जो वैताढ़ पर्वत है उसका नाम है गंधापाती, और यहाँ का जो क्षेत्र का नाम था हेमवत क्षेत्र, उसका जो वैताढ़ था वो उसका नाम था शब्दापाती। तो बिल्कुल शब्दापाती जैसा ही यहाँ भी ये वैताढ़ पर्वत है, लेकिन शब्दापाती से ये वैताढ़ पर्वत दुगुना ऊंचा हो जाएगा, दुगुना ऊंचा हो जाएगा। इस तरह 56,000 नदियों से युक्त होके हरिवर्ष क्षेत्र में 2 विभाग करती हुई नदियां, दोनों नदियां लवण समुद्र में मिल जाती है। कोई प्रश्न है तो पूछो। कोई प्रश्न है? क्षेत्र देखो, सारे क्षेत्र यहाँ पीछे रह गए। हिमवान पर्वत जो आपने थोड़ी देर पहले हिमवान पर्वत जाना ना, ये हिमवान पर्वत, उससे पहले देखो ये वाला क्षेत्र देखा, यहाँ पद्मद्र देखा, मेरा कर्सर घूम रहा है वहां देख सकते हो आप। ये पद्मद्र था, ये लघु हिमवान पर्वत था पीला वाला। उसके बाद ये था युगली क्षेत्र, उसके बाद ये आया महाहिमवान पर्वत, और वो पर्वत के पीछे भी एक और क्षेत्र आया, ये है हरिवर्ष क्षेत्र। दिख रहा है आपको नाम? और बराबर बीच में आया गंधापाती वृत्त वैताढ़, जो आपने पढ़ा वो। ये गंधापाती वृत्त वैताढ़ पर्वत है, यहाँ से ये नदी बाहर निकलती है हरिवर्ष में, और यहाँ से जो गिरी वो अलग है, यहाँ से गिरी वो अलग है पर्वत से। देखो यहाँ से गिर रही है, देखो आपको दिख रहा है,
ये गिर रही है ना, ये हरी सलीला नदी गिरती है और यहाँ से ये बहती 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 ये पर्वत तक आएगी। तो यहाँ से ये नदी को यहाँ तक बहते बहते पहुंचने में 28,000 इसके पट्टे बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से भी एक नदी गिरेगी, ये भी पर्वत है, यहाँ भी द्रह है, यहाँ से भी एक नदी गिरेगी और वो नदी गिरते 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 ये सारे एरिया में, क्षेत्र के एरिया में को विभाजित होते होते यहाँ तक ये पहुंची और यहाँ से वो पूर्व पश्चिम लवण से मिलेगी। तब तक ये 28,000 कितनी 28,000 नदियों का फाटा बना चुकी होगी। ये वैताढ़ पर्वत है, यहाँ से नदी निकलती नहीं है लेकिन नदी यहाँ तक पहुंचती जरूर है। वैताढ़ पर्वत तक ये नदी पहुंचती जरूर है। देखो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, मैं बड़ा कर रही हूं। ये देखो यहाँ से नदी बह रही है, ये गिरी यहाँ से, जो आपने देखा ना, देखो यहाँ पे मेरा कर्सर है, वहां देखो दिख रहा है। यहाँ से ये पानी बहता 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 ये पर्वत तक पहुंचा और ये पर्वत तक पहुंचने से पहले ही ये 28,000 के फाटे में बन जाएगी और यही फाटा ये पर्वत से पहुंच के ये यहाँ टर्न मारेगी, यहाँ पे टर्न मारेगी, टर्न मार के पूर्व लवण में मिलेगी। तब तक ये सारे नदियों के फाटे जो यहाँ 28,000 बन चुके हैं वो भी इससे यहाँ मिलके लवण समुद्र में ये समाहित हो जाएगी। और ऐसे ही ये नदी ये पर्वत से निकली है, आपको यहाँ दिख रहा है, धोध दिख रहा है ना, देखो ये पर्वत से यहाँ निषद पर्वत है, ये निषद क्षेत्र है पर्वत का और ये पर्वत से यहाँ के द्रह से ये नदी बहेगी, बह के कहाँ आएगी, हरिवस्त्र क्षेत्र में गिरेगी। देखो यहाँ गिर रही है और गिर के यहाँ पे हरि प्रपात कुंड बनाएगी और ये हरि प्रपात कुंड बनाने के बाद ये नदी गंधापाती वृत्त वैताढ़ तक आई और वहां तक ये 28,000 के फाटे में इस तरफ 14 इस तरफ। दो पर्वत को जैसे आपने जाना और समझा, जैसे कि लघु हिमवान, महाहिमवान, ये दोनों पर्वत, दोनों द्रह, इससे दुगुना इसका नाप, तरह से एक पर्वत और उसके नाप को हमने देखा है, ऐसे ही उससे दुगुना दुगुना आगे आगे के सभी वैताढ़, सभी पर्वत की ऊंचाई बढ़ती ही जाएगी। ऊंचाई भी बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी, लंबाई चौड़ाई हर एक मात्रा में वो पर्वत ऊंचाई में बढ़ेगा। आज हमने इतना जाना क्योंकि दो क्षेत्रों के बीच में जहां जहां भी जो जो पर्वत आएगा उसमें एक एक द्रह आएगा, उसी में से दो दो नदियां जरूर निकलेगी। तो वही प्रकार से नदी उत्तर और दक्षिण, एक नदी उत्तर में जाकर गिरेगी, एक दक्षिण में जाकर गिरेगी और जो बीच में जो जो क्षेत्र आएंगे वो सारे युगली क्षेत्र आएंगे। तो ये पूरा गणित हम आगे जरूर पढ़ेंगे। आज इतना बस है, क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों के हाथ से ये सब्जेक्ट एक 10 दिन के लिए छूट जाए और मैं ये भी नहीं चाहूंगी कि हम इसको बिना समझे ही आगे निकल जाए। तो आप ऐसे ही हर एक दिन थोड़ा थोड़ा समय करके हम ये एक एक क्षेत्र के मामले में पढ़ेंगे। आप 2 दिन ये वीडियो भी जरूर देखिएगा। आप जब भी एक क्षेत्र के वीडियो देखोगे तो आपको पीछे से सारे वीडियो फिर से देखने, ताकि आपको ये मालूम पड़ जाए कि भरत क्षेत्र के वैताढ़ पर्वत से ऊंचा लघु हिमवान की कूट जरूर मिलेंगे। लघु हिमवान के कूट से ऊंचे हेमवत क्षेत्र का एक ही वैवृत्त वैताढ़ पर्वत जरूर मिलेगा। उससे भी ऊंचा आगे के क्षेत्र का पर्वत जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी ऊंचाई, ये सारी आपको बार बार सुननी है, जाननी है, ताकि ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रह जाए। ओके, तो अब हम अगले क्लास में मिलेंगे। कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप जरूर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और अब अगले क्लास में हम आगे हरिवस्त्र क्षेत्र के मामले में जानेंगे और निषद पर्वत के मामले में जानेंगे।
थैंक यू वेरी मच। जय जिनेन्द्र।